स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो कोरोना काल चल रहा है और अच्छी खबरें कम ही आ रही हैं, लेकिन आज हम अपने बुलेटिन की शुरुआत कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरों के साथ कर रहे हैं। आप ये देखें, ये बेहद ही सुंदर नजारा है गंगोत्री का। तो विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में बर्फबारी एक बार फिर से शुरू हो गई है। मई के महीने में अमूमन बर्फबारी नहीं ही होती है, लेकिन पिछले कई दिनों से शाम को यहाँ बारिश हो रही थी और अब तापमान काफी गिरा तो बर्फ भी गिरने लगी। आज दिन में 12 बजे के बाद से लगातार बारिश थी और उसके बाद अब देखिए आप, गंगोत्री समेत जो भी उच्च हिमालयी इलाके हैं वहां फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। तो गंगोत्री धाम में लॉकडाउन के चलते एक भी यात्री नहीं है, सिर्फ मंदिर में आरती करने के लिए पुजारी ही मौजूद हैं। तो वहीं से तस्वीरें हमें मिली हैं। देखिए जरा, इस महीने में कितना खूबसूरत नजारा, ये तस्वीरें हैं गंगोत्री धाम की। तो एक बार फिर से बर्फबारी है ऊंचाई वाले इलाकों में। मैं इस समय गंगोत्री धाम में हूं और यहाँ पर अभी ताज़ा बर्फबारी शुरू हो गई है। यदि यह बर्फबारी रात भर ऐसे ही चलती रही तो सुबह तक 1-1.5 फीट बर्फ गिर जाएगी। तो चलिए अब रुख करेंगे कोरोना से जुड़ी खबरों का। लॉकडाउन के बीच आज सरकार की तरफ से मुख्य सचिव ने कई बातें सामने रखी हैं। राज्य में दूसरे राज्यों से फंसे करीब 1,64,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है और इनमें से 7,000 लोग वापस लाए जा चुके हैं। इनकी वापसी में अभी 10 से 15 दिन का वक्त लगेगा। ये बात मुख्य सचिव ने मीडिया ब्रीफिंग में कही है। उन्होंने कहा कि केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और जम्मू में जो भी उत्तराखंड के लोग फंसे हैं, तो जिस तरह के साधन उनको मुहैया कराए जा सकते हैं, चाहे बस की बात की जाए या फिर ट्रेन की बात की जाए, तो सारी सुविधाएं उनको दी जा रही, लेकिन साथ ही सभी लोगों को लाना संभव नहीं है। इसलिए मुख्य सचिव ने कहा कि जो कहीं फंसे हैं तो वो धैर्य रखें, क्योंकि वो भी जानते हैं कि संभव नहीं कि सबको एक साथ ले आया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 2 दिन से कोई कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया है। तो फिलहाल इस वक्त राज्य में संख्या 47 है। और वहीं मुख्य सचिव ने साफ किया कि जो एक मौत स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में दिखाई जा रही है वो कोरोना की मौत नहीं है। हालांकि ये जरूरी है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई थी उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन वजह कोरोना उनके नहीं बना है। मुख्य सचिव ने बताया कि उत्तराखंड में अब तक 85% कोरोना के मरीज पुरुष रहे हैं, जिनमें ज्यादातर की उम्र 21 से 30 साल के बीच रही। और ये अच्छी बात ये भी रही कि ये लोग जल्द ही रिकवर कर गए। वहीं राज्य सरकार ने बुधवार को सालों से गायब चल रहे 426 डॉक्टर की सेवा समाप्त कर दी है। तो दुर्गम इलाकों में जाने से बचते हैं और सरकार की फीस पर पढ़ाई करने के बाद इनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। इनमें 385 डॉक्टर साल 2010 से 2015 में अपॉइंट किए गए थे। वहीं 41 डॉक्टर ऐसे रहे जिन्होंने अपना प्रोबेशन पीरियड ही पूरा नहीं किया है। राज्य में इससे पहले भी 100 से ज्यादा गायब डॉक्टर्स पर त्रिवेंद्र रावत सरकार कार्रवाई कर चुकी है। तो कुछ बड़े और अहम फैसले, अहम जानकारी जो आज सरकार की तरफ से दी गई। लगभग 1,64,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर किया था और अभी तक की जानकारी के हिसाब से 7,363, जिनमें से चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और कुछ अन्य राज्यों से लोग आ चुके हैं। और इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट में 8,146 लोगों को एक जिले से दूसरे जिले भी भेजा। तो इस वक्त जो भी रोजी रोटी के लिए अपने घरों को छोड़कर गए थे, अपने घर आने के लिए बेताब हैं और सरकार से कोशिश कर रहे हैं कि व्यवस्था उनको मिल जाए और अब खुद ही अपने संसाधनों से लौट रहे हैं। तो जहां संभव नहीं है सबके लिए गाड़ियों की व्यवस्था करना, हालांकि सरकार ने यहां पर कवायद शुरू कर दी है। तो अल्मोड़ा में 5 लोगों पर दिल्ली से बगैर अनुमति लौटने पर मुकदमा दर्ज किया गया है और सभी को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया गया है। तो एक गाड़ी में बच्चों समेत 7 लोग थे जो दिल्ली से अल्मोड़ा आ रहे थे। इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक इनोवा गाड़ी को चेक किया गया तो उसके चालक से जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि हम पटेल नगर दिल्ली से आए हैं। उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स की सघन तलाशी की गई तो उनका पटेल नगर दिल्ली से आना ही पाया गया और उनके पास कोई वैध परमिशन का होना भी नहीं पाया गया। उधर लॉकडाउन के बीच हरिद्वार में फंसे पश्चिम बंगाल के यात्रियों के सब्र का बांध टूट गया। घर जाने की मांग को लेकर इन यात्रियों ने हरिद्वार के विष्णु घाट पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और घाट पर ही धरने पर बैठ गए। इनकी सूचना मिलते ही प्रशासन के अधिकारी वहां पर पहुंचे और जैसे तैसे इन यात्रियों को शांत कराया गया। हम लोग का मुख्यमंत्री घुसने दीजिए, हम लोग का कोई भी घर में मत बुलाइए, कहीं स्कूल में डाल दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए, लेकिन इधर से लेके जाइए। ये लोग कितना दिन हम लोग का पालेगा, ये लोग कितना दिन गैस देगा, खाना पीना कितना दिन देगा। का जो प्रशासन है वो तो हमें सहयोग कर रहा है। यहाँ का जो होटल मालिक है वो भी हमें सहायता कर रहा है, लेकिन
सब कुछ तो सरकारी सहयोगिता से नहीं मिल रहा है ना। अभी ये कह रहे हैं कि हम लोगों को जाना है, सिर्फ इनकी जाने की मांग है कि हम लोगों में बीमार लोग भी हैं, बुजुर्ग हैं, है ना, तो ये कह रहे हैं कि हमें हमारे स्टेट भेज दिया जाए। तो इसके लिए अभी कई बार अभी डीएम साहब की शासन स्तर में बात भी चल रही है और शासन की भी बात चल रही है बंगाल गवर्नमेंट से। उधर हरिद्वार में पुलिस ने एक विदेशी नागरिक को पकड़कर क्वारंटीन किया है। यूक्रेन का रहने वाला युवक 4 दिन पहले दिल्ली से पैदल चलकर ऋषिकेश पहुंच गया और ऋषिकेश के लिए निकला था। जो हरिद्वार पहुंचा तो श्यामपुर पुलिस ने चिड़ियाघर चेक पोस्ट पर इसे पकड़ लिया और उसे क्वारंटीन किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की जीवन से जुड़ी अफवाह फैलाने के चलते देहरादून थाना कैंट इलाके में 6 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। साथ ही कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। अब तक दून पुलिस सभी को ट्रेस कर धरपकड़ की कार्रवाई शुरू कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक 6 आरोपियों में से एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। तो सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री की जीवन से जुड़ी अफवाह फैलाने को लेकर बीजेपी महानगर अध्यक्ष सीताराम भट्ट ने कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। में ऑलरेडी हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं और इसमें ऑलरेडी मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है और बहुत जल्दी इनकी अरेस्टिंग की कार्रवाई भी की जाएगी। किस तरीके से? जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही आपत्तिजनक है जिस तरह की पोस्ट डाली जा रही हैं, इसमें हम लोग एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं। वहीं पिथौरागढ़ में भी मामला दर्ज हुआ है। राजस्व पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया है। नरेंद्र मेहता नाम के फेसबुक अकाउंट से बीती रात मुख्यमंत्री को लेकर अफवाह फैलाई गई, जो 100% झूठी सूचना थी। मामले का संज्ञान लेते हुए पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने एक्शन लिया। डीएम ने बताया कि आरोपी की पहचान हो गई है, गिरफ्तारी भी हो गई। झूठी टिप्पणी करने वाले गड़ाई गंगोली तहसील के बनकोट का रहने वाला बताया जा रहा है। शिकायत प्राप्त भी हुआ है, उसके अनुसार अभी वहाँ के जो अधिकारीगण हैं उनको सूचित किया गया है। उसमें एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। संबंधित व्यक्ति के जो स्थान है, निवास स्थान है, वहाँ उसका पता लगा लिया गया है कौन व्यक्ति है और उसको किसने इस तरीके से भ्रामक प्रचार किया गया है, उस पर कार्रवाई भी। चलिए और बड़ी खबर आ रही, जिस तरह लगातार जो निजी स्कूल हैं वो ज्यादा फीस वसूल रहे हैं, तो ऐसे में कार्रवाई हुई है। मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज ने बड़ी कार्रवाई की। दून कैम्ब्रिज स्कूल पर 1 लाख का जुर्माना लगा दिया गया है और बाकायदा स्कूल की मान्यता रद्द करने का नोटिस भी भेज दिया है। छात्रों से ज्यादा फीस वसूलने और प्राइवेट पब्लिशर से किताबें खरीदने के लिए मजबूर करने का ये मामला है। तो बुक शॉप को भी सील करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट को पत्र लिखा गया है। तो ये बार बार कहा जा रहा है, लेकिन ये कड़ा कदम पहली बार उठाया गया है। उधर पौड़ी में भी निजी स्कूलों की मनमानी जारी है। ऑनलाइन क्लासेस और ट्यूशन के नाम पर मोटी फीस वसूली जा रही है और अब अभिभावकों ने इसे लेकर जिलाधिकारी से लिखित में शिकायत की है। तो वहीं डीएम ने भी मामले में तुरंत कार्रवाई की बात की है। तो दुगड्डा में एक स्कूल में ऐसे ही आरोप सही पाए गए थे, जिसके बाद स्कूल की मान्यता को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो जो बातें कही गई थी निजी स्कूलों को, जो चेतावनी दी गई थी, शायद उनको हल्के में लिया गया, लेकिन सरकार कड़ा एक्शन ले रही है। पर्पज से आया हूँ कि जो निजी स्कूल है वो अपना मनमानी ढंग से फीस वसूल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जब तक कोर्ट का डिसीजन ना आए या ऊपर से किसी अधिकारी का आदेश ना आए, तब तक किसी भी प्रकार की कोई भी फीस जमा न की जाए। दुगड्डा एरिया में एक शिकायत मिली थी किसी स्कूल के बारे में, तो जब उसकी जांच की गई तो जो भी शिकायत की गई तो सत्य पाई गई। तो उस बेस पे उसकी मान्यता को रद्द करने के लिए शासन को। और इस वक्त एक बड़ी खबर और गंभीर खबर आ रही है देहरादून से। यहाँ रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अजय जोशी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है और जो आरोप हैं वो भी गंभीर है। मुंबई की एक सिंगर ने यूपी के रिटायर्ड आईएएस पर अश्लील चैटिंग का आरोप लगाया है। सिंगर ने शिकायत के साथ चैटिंग के कथित स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं। तो अजय जोशी उत्तराखंड कैडर के अधिकारी रहे हैं। 2013 में अपना कैडर बदला था और यूपी के राजस्व परिषद के अध्यक्ष बन गए थे। सुनील और प्रभात हमारे साथ जुड़े। तो सुनील, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि बड़ा गंभीर मामला लग रहा है। बिल्कुल प्रीति, इसमें जो आरोप लगाने वाले सिंगर हैं सोना उनियाल, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका ये कहना था कि 2-3 दिन से ये व्यक्ति उनके साथ चैटिंग कर रहा था, अजय जोशी। उन्होंने कई बार मना भी किया, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार अश्लील चैटिंग करते रहे। लिहाजा उन्होंने अजय जोशी को ब्लॉक कर दिया और उत्तराखंड के डीजी को उन्होंने बकायदा मेल कर इस बात की शिकायत की है। और इससे खुद सोना उनियाल ने अपनी फेसबुक वॉल पर भी वो सारी चैटिंग शेयर की है, वो सारी बातें लिखी हैं।
इस संबंध में हमारी अजय जोशी जी से हमने संपर्क करने की लगातार कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हालांकि हमने उनको फेसबुक पर भी मैसेज छोड़ा है। तो जैसे ही उनका वर्जन, उनका स्टेटमेंट हमको मिलता है, हम जरूर अपने दर्शकों को ये बात पहुंचाएंगे। लेकिन ये मामला बेहद गंभीर है प्रीति। और अजय जोशी उत्तराखंड में भी तैनात रहे हैं। वर्तमान में बताया जा रहे हैं कि वो लखनऊ में हैं और यहाँ पर भी उनका जो कार्यकाल रहा है ये बेहद कॉन्ट्रोवर्शियल यहाँ पर रहा है। वो ATI नैनीताल में भी वो DG के पद पर रहे हैं। जी। तो चलिए, तो हम उनका भी पक्ष दिखाने की कोशिश करें, जानने की कोशिश, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। शुक्रिया सुनील आपका जानकारी के लिए। चलिए, और अब न्यूज़ 18 बड़ा खुलासा करने जा रहा है। अभी सरकार बस कह भर रही है कि वो शराब पर कोरोना टैक्स लगाएगी, लेकिन दुकानदारों ने तो अभी से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। तो देहरादून में न्यूज़ 18 के स्टिंग ऑपरेशन में ये सच निकलकर सामने आया है। देखिए जरा। उत्तराखंड में शराब पर कोरोना टैक्स अभी लगा भी नहीं है, लेकिन शराब बेचने वालों को पता चल चुका है कि दाम बढ़ने वाले हैं। न्यूज़ 18 ने जब शराब की दुकानों में इसकी पड़ताल की तो पता चला कि हालात वाकई खराब हैं। आप भी सुनिए सेल्समैन ने हमारे रिपोर्टर से क्या कुछ कहा। आबकारी विभाग कह रहा है सस्ती हो गई टीवी में। महंगी हो गई, सस्ती कहाँ होगी? दिल्ली और महंगी हो गई, दिल्ली में 1000% बढ़ गया, 40% यूपी में बढ़ गया। नहीं सर, इनके अधिकारी टीवी पे क्यों बोल रहे हैं कि सस्ती हो गई? सस्ती महंगी आने वाले हैं, एक दो दिन में महंगी आने वाली है। बड़ी महंगी पड़ेगी शराब में। वहीं जब न्यूज़ 18 की टीम दूसरी वाइन शॉप पर पहुंची तो वहां के हाल और भी ज्यादा खराब निकले। सरकार ने अभी शराब के दाम बढ़ाने की घोषणा कहीं नहीं की है, लेकिन दुकानदारों ने इसे अभी से ही अमल में लाना शुरू कर दिया है। क्यों बढ़ेगा? कोविड-19 कौन कह रहा है भाई? इसमें देख 410 लिखा है, देख ले भाई। लॉकडाउन के करीब 40 दिन बाद शराब की दुकानें खुली तो शौकीनों की भी बाँचें खिल गई। इसी शौक के चलते लोग सुबह से ही ठेके के बाहर देखे जा रहे हैं। अब सरकार अभी कोविड टैक्स लगाने की सोच ही रही है कि दुकानदारों ने पहले से ही कोविड टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। तो शराब कारोबारी सरकार के महज विचार को ही मूर्त रूप देने में जुट गए। फिलहाल इन सब के बीच हमने कोशिश की आबकारी आयुक्त सुशील कुमार से बात करने की। 2 बार फोन अटेंड भी किया उन्होंने, लेकिन बात को टाल दिया और छोटे अधिकारियों से बात करने के लिए कहा। वहीं मुख्यालय के अधिकारियों ने बड़े अधिकारियों की परमिशन के बगैर कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। यानी कि बड़े अधिकारी छोटे अधिकारी कोई इस मामले में जवाब नहीं दे रहे हैं, जबकि सरकार साफ तौर पर कह रही है कि काला बाजारी, ओवर रेटिंग कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो कुल मिलाकर सबसे बड़े कमाई वाले विभाग के आयुक्त का बात ना करना भी अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है। पिछले 2 दिनों से हर तरफ सिर्फ शराब की चर्चा है। इस शराब में आखिर ओवर रेटिंग हो रही है, नहीं हो रही? न्यूज़ 18 ने पड़ताल की। न्यूज़ 18 की पड़ताल में साफ हो गया कि ओवर रेटिंग है। जो दुकान मालिक है अपने हिसाब से रेट वसूल रहे हैं। आप कैश देंगे तो जो मनमर्जी का सौदा होगा वो लगेगा, अगर आप कार्ड देंगे तो भी आपसे सौदेबाजी होगी, लेकिन आपसे थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा जरूर वसूला जाएगा। हमने एक बोतल शराब की खरीदी, इस शराब की बोतल के 4 रेट मिले। एक रेट जो पुराना रेट 480 रुपए का, चार्ट पर इसका रेट 440 रुपए का। हमने जब बात की तो उन्होंने 500 रुपए मांगे, जब हमने खरीदी तो 420 की मिली और इस पे एक स्टिकर 410 रुपए का अलग से लगा हुआ है, यानी एक बोतल के 4 रेट। अब इस मसले पर जब हमने आबकारी विभाग से बात करने की कोशिश की, 2 बार हमने आयुक्त से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बात सरकार दी आबकारी मुख्यालय के बाकी अधिकारियों के ऊपर, लेकिन खुद उन्होंने इस बात पर बात करने से इनकार कर दिया। तो सवाल है कि अब जो बात कांग्रेस कह रही है कि क्या कोविड टैक्स की बात कहकर बीजेपी ने पहले ही या फिर सरकार ने पहले ही माफियाओं को कोई मौका दिया? कांग्रेस का आरोप है कि माफियाओं को एक बड़ा मौका दिया गया, जिससे माफियाओं की मौज है, वो मोटा पैसा कमा रहे हैं और शराब खरीदने वालों पर इसकी मार पड़ रही है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे, कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि दिल्ली और दूसरे राज्यों को कोरोना टैक्स की बात को लेकर उन्होंने महज अभी ये कहा था, अभी कहीं कोई दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। तो बनता है कि वो शराब बिक्री के समय सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम लोगों के चेहरे पर मास्क होने चाहिए, इसकी व्यवस्था करे और इसमें काला बाजारी नहीं होनी चाहिए। ये सब देखने का काम राज्य सरकार का बनता था, लेकिन सरकार तो सोई हुई है। तरह का नहीं होना चाहिए और ये विचार हर राज्य करता है, बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा राज्य के ऊपर डिपेंड है। हमारे राज्य में भी हमने कहा कि विचार करेंगे, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा कैबिनेट तय करेगी। दुकानदार तय नहीं कर सकते, दुकानदार तय नहीं करेगा इसको।
तो मंत्री जी भले ही कहें, लेकिन दुकानदारों ने खुद को सरकार से ऊपर शायद मान लिया है। हल्द्वानी में भी कहीं किसी दुकान के बाहर आप जाएंगे तो वहां रेट लिस्ट नजर नहीं आ रही, यानी कि जितना मन दुकानदार का है उस दाम में लोगों को शराब बेच रहे हैं। और लोग भी क्योंकि लंबे इंतजार के बाद जब उन्हें मिल रहा है उनका जरूरत का सामान, तो वो मुंह मांगे दाम देने से हिचकिचा नहीं रहे हैं। जो लोग मतलब उल्टे सीधे तरीके से शराब बिक्री कर रहे थे, अब वो लोग तो वो तो नहीं रहा, लेकिन यह है कि शराब की जो दुकानें खुल गई, ये लोग ओवर रेट, इस जो लॉकडाउन है उसका फायदा, लॉकडाउन खुलने का फायदा उठाकर ये लोग ओवर रेट शराब बेच रहे हैं। तो अपने खजाने को भरने के लिए सरकार दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर शराब के साथ साथ पेट्रोल पर भी कोविड टैक्स लगाने जा रही है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में दिल्ली सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाया, जिसके बाद यूपी ने भी बढ़ाया। तो अब उत्तराखंड में ही पेट्रोल पर वैट बढ़ाकर उसे महंगा करने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक डीजल पर कोविड टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो जैसे उत्तर प्रदेश में डीजल पेट्रोल दोनों पर है, लेकिन उत्तराखंड में केवल पेट्रोल पर लगेगा। तो माना जा रहा है कि 7 मई को होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार इस पर मुहर लगा सकती है। तो चाहे शराब पर कोरोना टैक्स की बात हो या फिर पेट्रोल पर, तो 7 मई को फैसला होगा। लेकिन हम तस्वीरें दिखा रहे थे अभी आपको, दुकानदारों ने बढ़े हुए दाम में शराब बेचनी शुरू कर दी है। और अब बात ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला पुल की। उसके कुंभ से पहले नया वैकल्पिक पुल बनाने की कवायद एक बार फिर फाइलों की भीड़ चढ़ती नजर आ रही है। हालत यह हो गई है कि 1.5 साल का वक्त बीत गया, लेकिन पुल का डीपीआर सचिवालय में धक्के खा रहा है। जब तक डीपीआर को मंजूरी नहीं मिलेगी, पुल का काम शुरू हो ही नहीं सकता। पुल समय पर नहीं बना तो जो अगले साल यानी कि 21 में महाकुंभ होना है, तो ऐसे में किस तरह की व्यवस्था यहाँ होगी? क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा यहाँ पर परेशानी का कारण बन सकता है। करीब 94 साल पुराने लक्ष्मण झूला पुल के जर्जर होने के चलते उसे अगस्त 2019 में आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था। और उस वक्त ये तय हुआ कि लक्ष्मण झूला पुल के पास ही, उसके पैरेलली, उसके समानांतर ही एक पुल तैयार किया जाएगा। और पीडब्ल्यूडी ने बाकायदा 57 करोड़ की लागत के 132 मीटर लंबे पुल का डीपीआर बनाकर शासन को भेजा, लेकिन अभी तक शासन को इस डीपीआर को मंजूर करने का समय नहीं मिला। तो लॉकडाउन का असर चहुं ओर है। उत्तराखंड में जहां राज्य की और केंद्र की कई परियोजनाएं अब यहां पर लटकी पड़ी हैं, क्योंकि इनका काम जिन मजदूरों को करना था उनमें से ज्यादातर अपने अपने घर को लौट चुके हैं। तो ऐसे में इन प्रोजेक्ट के समय पर पूरा होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मार्च 2021 में चारधाम सड़क के काम को पूरा करने का टारगेट रखा गया है, लेकिन कोरोना लॉकडाउन ने पूरी प्लानिंग पर पलीता लगा दिया है। पहले काम पर लगे मजदूर अपने अपने घरों को लौट गए और अब जबकि काम करने की इजाजत मिल गई है तो कुशल मजदूरों की कमी है। और हालत ये हो गई है कि बीआरओ को चमोली और उत्तरकाशी में काम करने के लिए 2300 मजदूरों की डिमांड का विज्ञापन जारी करना पड़ा। पीडब्ल्यूडी के भी यहाँ 10,000 मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन इन दिनों सिर्फ 2,500 मजदूर ही काम कर रहे हैं। स्पेशली जो ऑपरेटर्स थे मशीनों के, वो अपने घरों को चले गए थे, वो अभी लौट नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको राज्य से बाहर वो रहते हैं। दूसरा, टेम्परेरी जो अनस्किल्ड लेबर होती है कुछ तो अवेलेबल है, लेकिन उसमें भी चूंकि कामों की प्रगति इस समय काफ़ी अच्छी थी लॉकडाउन से पहले, और उसको उस पेस में नहीं चला पा रहे हैं। न सिर्फ चारधाम प्रोजेक्ट बल्कि कई अन्य योजनाएं भी ठप पड़ी हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर व्यासी के पास निर्माणाधीन 540 मीटर लंबे मरीन ड्राइव का काम ठप पड़ा है। टिहरी में डोबर चाठी पुल का काम मार्च में पूरा होना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसे भी रोकना पड़ा। कर्णप्रयाग रेल परियोजना, ऋषिकेश में कैलाश गेट ब्रिज का काम भी बंद है। कुंभ कार्य बड़े पैमाने पर प्रभावित हुए हैं। यहाँ मजदूरों के साथ ही मटेरियल की भी कमी आड़े आ रही है। अब ऐसे में सरकार की चिंता बढ़ गई है, लिहाजा केंद्र को चिट्ठी लिखकर मजदूर और कच्चा माल लाने की इजाजत मांगी गई है। केंद्र सरकार को प्रकरण संदर्भित किया गया है कि इनको आने की इजाज़त दी जाए, और जो राज्य सरकार के योजनाओं से कार्य संचालित हो रहे हैं उनमें पुल चाहे वो किसी स्तर पे हो, उनका कार्य प्रारंभ करने की इजाज़त दी गई है। अब काम ठप होने से सरकार को जीएसटी भी नहीं मिल पा रहा, जिससे टारगेट तो आगे खिसक रहा है, साथ ही राजस्व का भी भारी घाटा हो रहा है, जो लॉकडाउन का डबल अटैक है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
ऋषिकेश नया हॉटस्पॉट बन गया है, जिसके बाद अब ऋषिकेश से मुनि की रेती और स्वर्गाश्रम जाना मुश्किल हो गया है। ऋषिकेश से लगा मुनि की रेती टिहरी झील में आता है तो स्वर्गाश्रम पौड़ी जिले में आता है और दूसरा जिला होने के चलते टिहरी और पौड़ी प्रशासन ने ऋषिकेश से आने वालों की एंट्री बैन कर दी है। 1 किलोमीटर के क्षेत्र में 3 जिलों के लोग आपस में जुड़े हुए हैं और अब उनके प्रवेश को रोकने से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित हो रही है। जहाँ तक इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर की बात है तो पास देख करके ही दिखा करके ही आदमी जाएगा। और दूसरी बात है कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट के किसी भी व्यक्ति को यहाँ नहीं आने दिया जा रहा है, ये हमारी प्रायोरिटी। अल्मोड़ा के खतियाड़ी गांव में 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार गुलदार को पकड़ लिया गया। ट्रैंकुलाइज करके इसको पकड़ा, यानी कि बेहोश करके पकड़ा गया है। सुबह करीब 9 बजे खतियाड़ी गांव के एक मकान में गुलदार घुस गया था। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन 8 घंटा लग गया इस गुलदार को पकड़ने के लिए। तो फिलहाल इसे यहां से ले जाकर रेस्क्यू सेंटर में भेजा गया, जहां इसका इलाज होगा और फिर जंगल में से छोड़ दिया जाएगा। जो हमारे स्टाफ है उन्होंने हमको बताया कि यहाँ पर ऐसा हो गया है। हम तुरंत अभी अपनी रेस्क्यू टीम के साथ आ गए थे सुबह। अभी तक हम प्रयास भी कर रहे हैं कि गुलदार को सुरक्षित हम रेस्क्यू कर लें और सभी प्रकार से केज वगैरह लगा के भी ट्रैंकुलाइज करने का हम उसको लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमें पता है। श्रीनगर गढ़वाल के पास कीर्तिनगर के मलिथा में एक गुलदार पेट्रोल पंप पर पहुंच गया। बद्रीनाथ हाईवे स्थित पेट्रोल पंप पर गुलदार पहुंचा और इस दौरान वहां चारपाई पर एक कर्मचारी बैठा हुआ था। अब गुलदार एक बार कर्मचारी के पास से निकला और फिर वापस कर्मचारी की तरफ आने लगा। हालांकि इस दौरान कर्मचारी के शोर मचाने पर गुलदार भाग गया। लेकिन देखिए जरा कि कितने आराम से टहलता हुआ ये गुलदार यहाँ दाखिल हुआ। उधम सिंह नगर के बाजपुर में एक इंसानियत को तार तार करने वाली घटना सामने। बेहद शर्मनाक तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक पति ने खेत में अपनी पत्नी को बुरी तरह पीट दिया। चप्पल, लात, घुसों के साथ साथ खुरपे से भी उस पर वार किया और किसी ने वहीं मौजूद किसी शख्स ने वीडियो बनाया है। तो वीडियो 3 से 4 दिन पुराना है। फिलहाल महिला के पिता ने अपने दामाद के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। तो यूपी के उतवाली स्वार के गद्दी नगला क्षेत्र का ये पूरा मामला है और पीड़ित महिला के पिता ने थाना कैलाखेड़ा में अपने दामाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन कैलाखेड़ा पुलिस द्वारा घटना क्षेत्र यूपी में होने की वजह से शिकायत को स्वार कोतवाली में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो यूपी उत्तराखंड सीमा का मामला थोड़ा फंसा, लेकिन इन सब के बीच तस्वीरें जो बेहद शर्मनाक है। ये वीडियो जो है ये गद्दी नगली एक जगह है यूपी, वहाँ की वीडियो है, जहाँ पर एक उस वीडियो में जो देखा जा रहा है उसमें एक महिला को एक पुरुष पीट रहा है। तो इसमें जो जांच की गई तो उसमें पता लगा है कि ये घटनास्थल यूपी का है, क्योंकि जो कि तहरीर है उनकी मां द्वारा यहाँ थाना केलाखेड़ा में दी गई है। तो क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो उसके चलते और घटनास्थल क्योंकि यूपी का है तो वहाँ पे जो थानाध्यक्ष गद्दी नगली वहाँ पे हैं उनसे बात कर ली गई है और वहाँ पे मुकदमा। तो उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।